Good morning, all of you. आ गया क्या सब कोई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर रहे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सट्रूशन। ठीक है, रोलिंग हो गया था, उसके बाद हम लोग का है एक्सट्रूशन। तो एक्सट्रूशन भी क्या है? एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल्स को क्या करते हैं, उसके शेप्स में कन्वर्ट करते हैं थ्रू डाई। ठीक है। The process of extrusion consists of compressing a metal inside a chamber of force it out through a small opening called die। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल्स को हम लोग किसी एक चेम्बर में डालते हैं और उसको हम लोग फोर्स लगाते हैं थ्रू रैम। जब रैम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो उसके आगे वाले पोर्शन में एक डाई लगी होती है। उस डाई के थ्रू हम लोग का जो मेटल्स होता है वो बाहर निकलता है। वही हम लोग जो बाहर निकलता है वही हम लोग का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जो पार्टिकुलर्स हम लोग को, जिसका हम लोग को प्रोडक्शन चाहिए होता है, जो डाई के थ्रू निकलता है वही हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है। अगर उसका थोड़ा सा हम लोग फिगर देखें। इस तरह का होता है। ये है बाहर वाला को हम लोग बोलते हैं कंटेनर। ठीक है। कंटेनर्स के बीच में जो चीज है इसी को हम लोग बोलते हैं डाई, जहां से होके हम लोग का मटेरियल्स पास होता है। और डाई में ही हम लोग को जिस तरह का शेप चाहिए होता है उस तरह का शेप हम लोग डाई में ही बना देते हैं, जहां से कि हम लोग का मेटल्स पास होता है। ठीक है। इस साइड में रेम लगा हुआ रहता है जिसके थ्रू हम लोग प्रेशर डालते हैं, या तो मैकेनिकल प्रेशर डालते हैं या तो फिर हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस डालते हैं। मतलब कि बेसिकली रेम का फंक्शन क्या है, जो मेटल्स है उसको क्या करता है, वो प्रेस करता है। प्रेस करने के थ्रू में क्या होता है, जो मेटल्स होता है उस कंटेनर्स के अंदर वो बाहर निकलता है। जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वो बाहर निकलता है कहाँ से, डाई से। अब डाई में जिस तरह का शेप होता है वो उस तरह का शेप बनते हुए वो बाहर निकलता है। ठीक है, जो कि हम लोग का एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट होता है। देखो, एक्सट्रूशन इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस
इन्वॉल्विंग शेपिंग ए मेटल बिलेट्स। मेटल बिलेट्स को हम लोग डालते हैं अंदर में, उसको हम लोग शेप में डालते हैं, ठीक है, बाई फोर्सिंग इट थ्रू ए डाई विथ एन ओपनिंग, ठीक है ना। फिगर समझ में आया ना ये कैसे होता है? फिगर समझ में आया? ये कंटेनर है, उसके अंदर में ब्लैंक रहता है जहाँ पे हम लोग बिलेट डालते हैं। उसके पीछे साइड में हम लोग का रैम है जो कि फोर्स लगाता है बिलेट पे। और आगे साइड में हम लोग का यहाँ पे क्या रहता है, डाई रहता है। उस डाई में हम लोग का क्या होता है, कोई भी कैविटी या फिर कोई भी शेप हम लोग को बना होता है, जो डिजायर शेप हम लोग को चाहिए होता है, जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है उस तरह का प्रोडक्ट हम लोग उस डाई में हम लोग बना देते हैं। और जब रैम के थ्रू हम लोग प्रेस करते हैं तो वो ब्लेड कहाँ से निकलता है, उस डाई के थ्रू बाहर निकलता है, और जिस तरह का शेप डाई पे बना होता है उस तरह का हम लोग का कंपोनेंट मिल जाता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रूशन कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसिंग से मेटल, compressing the metals inside a chamber of to force it out through a small opening called die. Plastic materials can be extruded successfully, है ना। प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होगा, आसानी से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग स्टील को भी हम लोग करते हैं, इसमें कास्ट आयरन को भी हम लोग इसमें हम लोग वर्क करते हैं। उसके लिए हम लोग अलग अलग से हम लोग एक्सट्रूशन प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग मटेरियल्स का हम लोग का चेम्बर्स बनाते हैं। जैसा हम लोग का प्रोडक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेम्बर्स उससे हायर स्किल्स का हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रूशन कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसिंग से मेटल्स इनसाइड ए चेम्बर, है ना। जो चेम्बर्स के अंदर में जो हम लोग का मेटल्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं या फिर हम लोग प्रेस करते हैं एक फोर्स के थ्रू, जो कि क्या होता है, एक डाई के थ्रू वो बाहर निकलता है, जो कि मेरा क्या होता है, कंपोनेंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेशर्स में बी अप्लाइड आइदर हाइड्रोलिकली और मैकेनिकली। मतलब कि हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस दैट मीन्स कि प्रेशर कंसिस्टेंट जाएगा, ठीक है। जिस स्पीड में हम लोग प्रेस करते हुए जा रहे हैं उसी स्पीड में वो लास्ट तक जाएगा। लेकिन मैकेनिकली में क्या होता है, हम लोग सपोज हथौड़ा से मार रहे हैं, हैमर से हैमरिंग कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहता है। कभी स्पीड मारे, कभी स्पीड नहीं मारे, कभी जोर से प्रेस हुआ, ऐसे। या तो फिर क्या हो सकता है, एक जगह पे नहीं लग सकता है। जहाँ पे अभी प्रेस किया हो सकता है अगला बार जब उसको हम लोग हैमरिंग करेंगे तो अलग जगह पड़ेगा। लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस में ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग जहाँ पे देना चाहें, जितना देना चाहें, मतलब हम लोग का जो फोर्स होता है वो टोटली हम लोग का कंट्रोल पे रहता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रेशर्स लगता है वो दोनों तरीके से हम लोग देते हैं, आइदर वो हाइड्रोलिकली और वो मैकेनिकली। दिस ऑपरेशन इज सिमिलर टू स्क्वीजिंग ऑफ टूथपेस्ट आउट ऑफ द टूथपेस्ट ट्यूब, है ना। ये ऑपरेशन उसी तरह का है जैसा कि हम लोग का टूथपेस्ट से हम लोग टूथपेस्ट को निकालते हैं, उसके जो ये होता है टूथपेस्ट का जो पकेट होता है उससे हम लोग जैसे हम लोग टूथपेस्ट निकालते हैं, वही प्रोसेस है इसमें। ये कौन स्क्रीन पे लिख रहा है? ठीक है, पुरंदर पांडे तुम ये ले लेना बाबू, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यस सर। दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस फॉर हॉट एक्सट्रूशंस एंड कोल्ड एक्सट्रूशंस। हम लोग जस्ट इसके बाद हम लोग टाइप्स भी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके से हम लोग एक्सट्रूशंस कर सकते हैं, जस्ट इसके बाद ही है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे है ना।
क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूशन। बिलेट्स कितने कितने एमएम के हम लोग डाल सकते हैं, कितने कितने एमएम के हम लोग इसमें रॉ मटेरियल्स हम लोग उसके अंदर डाल सकते हैं, ये चीज दिया हुआ है। बिलेट्स ऑफ 125 mm टू 175 mm diameter and 300 to 675 mm in length are generally used as a raw materials for extrusion। किसी भी एक्सट्रूशन प्रोसेस में हम लोग कितना चाहिए डाल सकते हैं रॉ मटेरियल्स, ये बता रहा है। कौन कौन से शेप हम लोग इसमें बना सकते हैं। एक्सट्रूशन suits best to the non-ferrous metals and alloy, although some steels alloy like stainless steels are also extruded। rods बना सकते हैं हम लोग, ट्यूब्स बना सकते हैं, मोल्डिंग ट्रिम्स बना सकते हैं, स्ट्रक्चरल शेप कोई सा भी एल शेप, यू शेप, जितने भी टाइप के शेप्स वगैरह हैं ये सब को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इतने सारे आइटम्स हैं जिसको हम लोग एक्सट्रूशन के थ्रू में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कौन है अभी आ रहा है एडमिट। द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूशन प्रोसेस इज गिवन बिलो। एक्सट्रूशन को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है हॉट वर्किंग एंड दूसरा है कोल्ड वर्किंग। ठीक है, इज लाइक पहले जैसे हम लोग रोलिंग्स में पढ़े थे, फोर्जिंग्स में पढ़े थे, हॉट और कोल्ड का मतलब सेम है। हॉट रोलिंग का मतलब है हम लोग क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर में जाके हम लोग वर्क करेंगे। कोल्ड का मतलब है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे में। किसी भी मटेरियल्स का क्या होता है, एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है जहां से उसके ग्रेन्स जो इंटरनल्स मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, अपना फॉर्म चेंज करने लगते हैं। उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या होगा, जो भी वर्क होगा वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर में होगा, और कोल्ड वर्किंग एक्सट्रूशन में क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे होगा। ठीक है, तो हॉट वर्किंग में भी हम लोग क्या करते हैं, दो दो ये में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एक्सट्रूशन एंड इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन। सेम डायरेक्ट एक्सट्रूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्सट्रूशन, और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड एक्सट्रूशन। सेम एज कोल्ड एक्सट्रूशन में भी क्या है, फॉरवर्ड और डायरेक्ट एक्सट्रूशन, और इसमें भी क्या है, इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूशन। ठीक है, फॉरवर्ड एक्सट्रूशन में और भी आ जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स, और इसमें भी आ जाता है, इसमें और एक आ जाता है कोल्ड एक्सट्रूशन, फोर्जिंग्स एंड इम्पैक्ट एक्सट्रूशन। तो बेसिकली मान के चलें तो हम लोग का दो एक्सट्रूशन प्रोसेस है मेनली। ठीक है, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन, जो कि हम लोग का हॉट वर्किंग में भी होगा और वो कोल्ड वर्किंग में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हॉट वर्किंग एक्सट्रूशन क्या है और कोल्ड वर्किंग। सेम वही चीज लिखा होगा जो हम अभी बताएं। दिस इज द वर्किंग प्रोसेस, इट प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन व्हिच इज कंडक्ट अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल्स और एलॉय, है ना। हॉट वर्किंग में क्या होगा, हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर में जाकर हम लोग किसी भी मेटल्स का हम लोग एक्सट्रूशन करेंगे, उसको बोलेंगे हॉट वर्किंग। और कोल्ड वर्किंग क्या होगा, उससे नीचे या फिर नियर टू रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर में जाके हम लोग कोल्ड वर्किंग करते हैं। डायरेक्ट एक्सट्रूशन क्या है, अभी जो फिगर दिखाए थे ये ऊपर वाली है डायरेक्ट एक्सट्रूशन का फिगर, ये जो फिगर है। ओके, तो इसका हम लोग पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। In direct extrusions, the billet of metal is placed in a die chamber and dummy block and a ram is placed into the positions. The ram forces the hot billet through the die opening, producing extruded product. With the applications of ram pressures, the metal for parts practically fills the cylindrical shape, and it is then forced out through the die openings until a small amount remains in the container. It is then severed off next to the die and the butt end removes। यहाँ पे एक चीज ऐड कर दिया है, सिलिंड्रिकल शेप।
सिर्फ सिलिंड्रिकल शेप में ही हम लोग उसको नहीं निकाल सकते हैं, उसका कोई सा भी, जितने भी हम लोग ऊपर में देखे थे वो सारे शेप हम लोग बना सकते हैं। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है अभी हम तुम लोग को फिगर में समझाते हैं। पहले तो क्या है, एक कंटेनर है, एक चेम्बर है जिसके अंदर में होलो स्पेस है, जिसमें हम लोग जो भी मेटल्स है उसके ब्लेड्स को डाल दिए, उसके ब्लेड को हम लोग यहाँ इसके अंदर में डाल देते हैं। और क्या करते हैं बेसिकली डायरेक्ट एक्सट्रूशंस में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सट्रूशंस में जो प्रोडक्ट का डायरेक्शन है वो रेम के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली होता है, यानी कि प्रोडक्ट का जो ये है क्या बोलते हैं डायरेक्शन है और रेम का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कंटेनर है, एक चेम्बर्स है जिसके अंदर में हम लोग ब्लेड डालें, बैक साइड में क्या है हम लोग का रेम है जिसको हम लोग क्या करते हैं प्रेसेस लगाते हैं, इसी पे हम लोग फोर्स लगाते हैं और ब्लेड पे फोर्स लगता है, और आगे साइड में हम लोग का डाई बना हुआ है, जैसे हम लोग इधर से फोर्स लगाते हैं इस डाई के थ्रू में क्या होता है हम लोग का एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट बाहर निकलने लगता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है, रेम और जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसका डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, उसमें क्या था, बोथ साइड ओपन था, इधर 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 भी एक ओपनिंग था जिसमें डाई लगा हुआ था, और दूसरे साइड में भी क्या था, ओपनिंग था जिसको कि कवर कर रहा था रेम। ठीक है, बट इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक क्लोज चेम्बर होता है, यानी कि वन साइड क्या होता है इधर भी एक वॉल लगा हुआ रहता है, और दूसरे साइड जो मेरा रेम है, इसमें ये वाली रेम है जो ब्लू कलर में दिखा रही है, ये वाली हमारी रेम है अभी, ये बेसिकली ये रेम है हमारा। अभी हम लोग इस रेम के थ्रू ही हम लोग, और बेसिकली जो इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन होता है ना उसका जो रेम होता है वो होलो होता है। ठीक है, और उस जो होलो पोर्शन होता है उसी पोर्शन में हम लोग का क्या होता है, डाई बना हुआ रहता है। ठीक है, बेसिकली ये सेक्शन करके दिखाया हुआ इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ये अगर सॉलिड रहता तो ये भी राउंड होता। ठीक है, तो बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में क्या होता है, हम लोग का जो रेम होता है उसके अंदर में एक होलो बना हुआ रहता है, और उस होलो में ही हम लोग का क्या होता है, डाई बना हुआ होता है। अब क्या करते हैं हम लोग इधर से फोर्स डालना स्टार्ट करते हैं, इसमें इसमें जैसे हम लोग इधर से फोर्स डालना स्टार्ट करते हैं रेम थ्रू, इधर से जैसे फोर्स डालना स्टार्ट करते हैं तो अंदर में क्या है, ब्लेड है ना, यहाँ पे मेटल्स है, वो मेटल्स क्या होगा, इस वाल से टकराएगा इधर। अब ये इस वाल से टकराने के बाद इधर तो बाहर जा नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा, ये बैकवर्ड में आएगा। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया इस तरह। अब रेम में ही हम लोग का क्या बना हुआ है, डाई बना हुआ है, वहीं पे हम लोग का केविटी बना हुआ है, तो ये फिर से क्या होगा, इधर से ही हम लोग का मेटल्स बाहर निकलना स्टार्ट होगा, जो कि वहां पे हम लोग का डाई बना हुआ रहता है रेम में ही। तो जिस तरह का डाई बना होता है, जिस शेप का डाई बना हुआ रहता है, उस शेप का ही हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो प्रोडक्ट का डायरेक्शन है और जो रेम का डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, किसी को डाउट डायरेक्ट एक्सट्रूशन एंड इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में? इसको हम लोग बोलते हैं डमी ब्लॉक। ये वाला जो ब्लॉक है ना, क्योंकि रेम इतना बड़ा होगा तो उसको उसको फोर्स लगाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम या बहुत ज्यादा फोर्स का जरूरत पड़ेगा, या तो फिर इतना इतना बड़ा रहेगा तो यही बहुत हेवी हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, रेम को हम लोग पतला देते हैं और आगे में एक डमी ब्लॉक लगाते हैं, जिसपे हम लोग फोर्स लगाते हैं, और वो डमी ब्लॉक क्या करता है, आगे ब्लेड को प्रेशर देता है। इसको जो इनडायरेक्ट ये है इसको बोलते हैं हम लोग इनक्लोजर प्लेट, सॉरी क्लोजर प्लेट। ठीक है, एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट एक्सट्रूशन।
द प्रोसेस इज रिलेटिवली फास्ट, यानी कि हम लोग का जो इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन है उससे क्या होगा, डायरेक्ट एक्सट्रूशन हम लोग को फास्ट होगा। बेसिकली क्या है कि रेम में डायरेक्टली हम लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं और ये डायरेक्टली इधर से निकलते जा रहा है। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट में हम लोग एक बार फोर्स लगाए, वो जाएगा क्लोजर प्लेट से टकराएगा, फिर ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तब जाके इधर से निकलेगा। तो जो इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन है उससे क्या है, थोड़ा सा ये फास्ट होता है। डायरेक्ट एक्सट्रूशन में क्या होता है, जो मटेरियल्स हम लोग का ये रहता है अंदर में जो हम लोग का जो मटेरियल्स होता है वो मतलब वेस्टेज ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट जा रहा है, इसमें एक प्लेट लगा हुआ है, ये डायरेक्टली यहाँ तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो ये है क्या बोलते हैं, जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है वो वेस्टेज नहीं जाता है, इसमें थोड़ा सा वेस्टेज हो जाता है। इनडायरेक्ट का क्या क्या एडवांटेज है, इन दिस द फोर्स रिक्वायरमेंट टू कंप्रेस द मेटल इज लेस, क्योंकि इसमें दो दो फोर्स का यूज हो जा रहा है, एक तो हम लोग का रेम और दूसरा हम लोग का इधर क्लोजर जो फ्लैट है उस वो भी एक फोर्स का ही काम कर रहा है, वो जितना मजबूत होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का ये बैकवर्ड आएगा। तो किसी को दिक्कत है एक्सट्रूशन प्रोसेस में, किसको बोलते हैं एक्सट्रूशन प्रोसेस, या फिर इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या क्या होता है? सर इसमें किस टाइप का प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चर? बेसिकली तुम लोग ये देखते हो क्या बोलते हैं, राउंड राउंड रोड वगैरह जो देखते हो 10 mm डायमीटर्स का, 20 mm डायमीटर्स का, 50 mm डायमीटर्स का, वो चीज हम लोग का एक्सट्रूशन प्रोसेस से बना हुआ होता है। रोलिंग से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस प्रोडक्ट का हम लोग एक्सट्रूशन से भी हम लोग बना सकते हैं। और भी जिस तरह का शेप चाहिए तुमको, एल शेप चाहिए, ये भी शेप दिखाते हैं तुम लोग को, कैसा कैसा हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक second। देखो राउंड में भी होलो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इस तरह का भी प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। मतलब तुम्हारा डाई जिस तरह का रहेगा, यहाँ जो आगे वाला जो पोर्शन है इसमें डाई हम लोग का जिस तरह का रहेगा उस तरह का प्रोडक्ट का हम लोग को क्या करना है, प्रेशर्स देके निकाल देना है बाहर। तो जिस तरह का डाई होगा हम लोग का बेसिकली उसी तरह का हम लोग का प्रोडक्ट निकलेगा। ये तो बेसिकली ये पार्ट है हम लोग का इंजेक्शन मोल्डिंग, इसमें भी एक्सट्रूशन प्रोसेस के थ्रू ही वर्क होता है, बट इसमें हम लोग नहीं डाल सकते हैं। इसमें सब चीज एक ही प्लेस पे ये करता है, होपर लगा हुआ रहता है, कहीं पे हीटर लगा होता है, होपर में हम लोग रॉ मटेरियल्स डालते हैं, फिर ये यहाँ पे एक कंटेनर टाइप ये टाइप का रहता है, कन्वेयर टाइप का, उस कन्वेयर के थ्रू में ये आगे बढ़ता है, पिगमेंट्स पिगमेंट्स यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे हीटर्स लगा रहता है बहुत सारा,
पहला हीटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके। तो हर एक जगह अलग अलग टेम्परेचर्स पे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे कितने का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मोल्टन हो जाता है। फिर यहीं पे हम लोग का क्या रहता है, सेप लगा हुआ रहता है इस पोर्शन में हम लोग का। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रूशन प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, यहाँ पे डाई आ जा रहा है, और यहाँ से हम लोग का मेटल्स है, और यही मेरा क्या कर रहा है, रेन का वर्क कर रहा है, जो कि इस जो यहाँ पे डाई लगा हुआ है उसके ये से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे जिस तरह का डाई होगा उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा चाहिए तो ऐसे, ऐसे चाहिए तो ऐसे, ऐसे चाहिए तो ऐसे, ऐसे चाहिए तो ऐसे। बेसिकली हम ये शेप दिखाने के लिए हम इसको सेट किए थे। बाकी ये तो है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का पार्ट। ठीक है, अगर तुम लोग को पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रूशन एंड रोलिंग, एनीबॉडी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रूशन एंड रोलिंग? कोई बता पाएगा? बेसिकली इसमें पूछा जाएगा तुम लोग का यही। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना फॉरवर्ड एक्सट्रूशन एंड बैकवर्ड फॉरवर्ड एक्सट्रूशन में। ठीक है, डायरेक्ट को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड एक्सट्रूशन, इनडायरेक्ट को बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड एक्सट्रूशन। बेसिकली एक्सट्रूशन में हम लोग का डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ही पूछता है कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तुम लोग का जैसे ही होता है ना, सबसे पहले तो ये फिगर को बनाने का, कुछ भी नहीं जान रहे हो तो एटलीस्ट इस फिगर को जरूर बनाने का। ठीक है, तो अभी बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड एक्सट्रूशन? दोनों का तो फंक्शन एक जैसे हैं करीब करीब, डिफरेंस क्या है? उसमें भी डाई लगा रहता है, इसमें भी डाई लगा रहता है। बताओ, कोई बताओ, कौन बताएगा? पुरंदर ही बताओ। सर एक्सट्रैक्शन में हम कोई फिक्स शेप का कोई भी हम मटेरियल बना सकते हैं, जबकि रोलिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सीट, इसके अलावा बहुत चीज बना सकते हैं। ठीक है, और कोई? शंकर महतो। शंकर महतो, रोलिंग और एक्सट्रूशन में क्या डिफरेंट है, जबकि प्रोडक्ट एटलीस्ट करीब करीब सेम बनते हैं, सेम तरीके से भी बनते हैं? शंकर, माइक ऑन करो। शिवम आदित्य। सर वही सेम सर, एक्सट्रैक्शन में सर कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं बनता। शुभजीत। तो वही पता।
सर इसके अलावा एक्सट्रैक्शन में सर डाई का यूज होता है और रोलिंग में 2 रोल्स का यूज होता है। डाई के उसमें भी यूज होता है। सबसे मेन डिफरेंस तो यही था कि रोलर्स, रोलिंग प्रोसेस में हम लोग मिनिमम 2 रोलर्स का यूज करते हैं, है ना। किसी 2 रोलर्स के थ्रू हम लोग डाई बनाते हैं और वहां से हम लोग पास कराते हैं। यहाँ तो रोलर यूज नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं रैम, कंटेनर। ये तो डिफरेंस है, डाई तो दोनों में है। तो लोग बेसिक चीज को पकड़ ही नहीं पाता है। रोलिंग प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिकली रोलर यूज करते हैं ना। सर इसमें रोलर और रैम का डिफरेंस है सर। हाँ, रोलर और रैम को तो इसको बताएगा कौन, तुम ही लोग बताएगा ना, बताता नहीं है जब पूछते हैं तो। अब बताओ कौन है ये जिशेन हैदर। डायरेक्ट सर एक्सट्रूशन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में क्या डिफरेंस है। सर ये वाला सर हम क्लास पिछला नहीं किए हैं सर। पिछला का अभी बताए हैं तो। नहीं सर, तो पहले भी मतलब हम थोड़ा लेट से आए हैं। शिवम आदित्य बताओ। डायरेक्ट एक्सट्रूशन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में क्या डिफरेंस है, या तो फिर फॉरवर्ड एक्सट्रूशन और बैकवर्ड एक्सट्रूशन में क्या डिफरेंस है। सर डायरेक्ट एक्सट्रूशन में सर इसका फ्रिक्शन ज्यादा होता है, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहता है। और इनडायरेक्ट में सर इसमें लो फ्रिक्शन होता है, लो फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा और। सबसे बेसिक डिफरेंस, सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा। राहुल हंसदा, प्लीज यस सर। ये करो। हाँ बताओ राहुल। सर एक में रैम से प्रेशर दिया जाता है और एक में डाया से। प्रेशर तो दोनों रेम से ही दिया जाता है बाबू, प्रेशर दोनों में रेम से ही लगता है, डायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट में भी। सर सर तो इसमें डायरेक्शन चेंज होता है ना। यस डायरेक्ट एक्सट्रूशन में क्या है, जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट निकल रहा है और रेम का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम रहता है। इनडायरेक्ट में क्या है, अपोजिट होता है। जिधर हम लोग का रेम का डायरेक्शन है उसके अपोजिट में हम लोग का क्या निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है। बिकॉज ऑफ होल में ही हम लोग का क्या रहता है, रेम में ही हम लोग का क्या रहता है, एक होल बना रहता है जो कि डाई का काम करता है और उसके थ्रू हम लोग का प्रोडक्ट निकलता है। तो क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ, एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट का और रेम का। किसमें, इनडायरेक्ट और बैकवर्ड एक्सट्रूशन में। और डायरेक्ट एक्सट्रूशन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट एंड रैम। बेसिक डिफरेंस तो यही था ना दोनों का। कैसे तुम लोग करेगा, आज ही पढ़ाए हैं, आज ही तुम लोग को भूल जा रहे हो। एक और है इम्पैक्ट एक्सट्रूशन। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ कोल्ड एक्सट्रूशन। इन दिस प्रोसेस द रॉ मटेरियल यूज्ड
is in slug form. The prepared slug is placed in the die and the punch. The slug is struck against the die and the metal in the same extruded through gap between the punch and die. इम्पैक्ट एक्सट्रूशंस कैसा होता है? पंच एंड डाई की तरह होता है, अभी दिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रख दिए, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग का क्या बना हुआ है, कंटेनर में ही हम लोग का रखे हैं, वहीं पे हम लोग का क्या रखे हैं, हम लोग पिगमेंट रख दिए हैं, जो मेरा ये प्रोडक्ट है। और इसमें पंच और जो डाई है, ये क्या है, नीचे वाली डाई है, ये वाली क्या है, डाई है। और ये है मेरा पंच, जो कि रेम का फंक्शन करेगा। ऊपर से हम लोग इसमें प्रेशर डालेंगे तो ये नीचे आएगा। इसमें क्या होता है ना, हम लोग को जिस तरह का शेप चाहिए होता है, ये पंच और ये डाई के बीच में वो गैप रहता है, मतलब कि ये गिरेगा तो ऐसे इतना गैप के साथ गिरेगा, और नीचे भी पूरा कंप्लीट नहीं सटेगा, इसमें भी थोड़ा सा गैप रह जाएगा। और यही मेरा क्या होता है, कंपोनेंट बनता है। तो अब इसको प्रेशरली हम लोग जब इस पे स्ट्राइक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रोडक्ट थिन हो जाता है और ये चिपक के ऊपर की ओर आ जाता है, तो चिपक के ऊपर की ओर आ जाता है, जो कि मेरा प्रोडक्ट बनता है। देखो इसमें जिस तरह का मेरा पंच का शेप रहता है उसी तरह का यहाँ पे शेप बन गया। कब? जब हम लोग पंच को ऊपर से स्ट्राइक किए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट एक्सट्रूशंस। इम्पैक्ट फोर्स बोलते हैं ना, अचानक से फोर्स मारना, इसमें ऊपर से हम लोग जैसे फोर्स मारते हैं ये ऊपर की ओर ही चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पंच और डाई के बीच में हम लोग का समथिंग गैप रहता है, कुछ थोड़ा सा गैप रहता है, उस गैप को वो फिलअप करते हुए ऊपर जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट एक्सट्रूशन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम लोग। ये एक्सट्रूशंस और रोलिंग एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वो छोटा छोटा चैप्टर सर ये प्लास्टिक का सामान बनाने में तो यूज होता है सर ये वाला? दोनों एक्सट्रूशन प्लास्टिक का भी होता है और मेटल्स का भी होता है, पहले बोले हम। अच्छा। तो तुम लोग भी पढ़ो थोड़ा, ठीक है, आगे से भी पढ़ो, मतलब लेथ वगैरह भी देखते रहो, उधर कास्टिंग्स वगैरह भी थोड़ा सा देखो। ऐसा नहीं कि भूल जाना, एग्जाम का डेट पहुंचेगा फिर उस दिन पढ़ने लग जाओ, बहुत जल्दी तुम लोग भूल जाता है। और ये तुम लोग का कोर चैप्टर है, नहीं समझा, कोर ब्रांच का चैप्टर है। इस सब के बारे कोई कितना भी बताएगा ना, जब तक तुम खुद से थोड़ा सा नहीं पढ़ोगे तो डीप नॉलेज नहीं दे सकते हो। इतना कुछ है कि जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक तुम उसको गुड़ चीज नहीं ला पाओगे। यहाँ पे हम लोग को तो ये भी प्रेशर रहता है कि सिलेबस भी कंप्लीट कराना है ना। तो हम लोग बहुत डीप और बहुत अंदर तक तो जा नहीं सकते हैं, फिर उधर चले जाते हैं किसी एक चैप्टर में ही, तो क्या हो जाएगा, फिर हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तुम लोग कभी थोड़ा सा पढ़ने का, है ना। और ये क्या बोलते हैं, पुरंदर अटेंडेंस ले लिया था? यस सर। भेज देना, ठीक है? चलो ठीक है, एंड करते हैं क्लास।